नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ आपका राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज बात करेंगे गोल्ड को लेकर। आज जो दुनिया में हालात बने हुए हैं उसने सभी को टेंशन दी हुई है। देश में रहने वाले लोग सभी डरे हैं कि आगे क्या होगा। ट्रंप बाबू है कि कभी कुछ बोलकर तो कभी कुछ बोलकर सबको कंफ्यूज किए हुए, तो वहीं ईरान ने तो सबको हैरान ही कर दिया। अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया है। हालात ये कर दिए कि ट्रंप अब युद्ध खत्म करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर युद्ध फिर से छिड़ गया तो क्या होगा, क्योंकि हॉर्मुज पर नाकाबंदी ने तेल की कीमतों को पहले से ही चढ़ा रखा है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। इस सब के बीच लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर भी चिंतित हैं और इस चिंता को सबसे ज्यादा गोल्ड ने बढ़ा रखा है। गोल्ड साहब है कि कभी गिर जाते हैं तो कभी उठ खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल और है जो मेरे जहन में है, फिर से उकर आया है। वो है कि क्या हमारा देश 1991 की मंदी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया है? और अगर ऐसा होता है तो सोने, चांदी, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी, इन सब का क्या हाल होगा? दोस्तों, 1991 का वो दौर जब भारत सच में कंगाली के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। ये कोई फिल्मी लाइन नहीं बल्कि हकीकत थी। सोचिए, एक पूरा देश और उसके पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का ही पैसा बचा हो। मतलब अगर उसी समय बाहर से तेल, दवा, जरूरी सामान खरीदना हो तो देश के पास डॉलर ही नहीं थे देने के लिए। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि दुनिया के दूसरे देश और बैंक भी भारत को उधार देने से डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भारत शायद पैसा लौटा ही ना पाए। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी घर में महीने के आखिर में पैसा खत्म हो जाए, उधार भी कोई देने को तैयार ना हो और घर चलाने के लिए आखिरी गहने तक बेचने पड़ जाए। ठीक वैसी स्थिति उस समय भारत की थी। उस वक्त सरकार के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो देश को डिफॉल्ट होने दें, यानी साफ बोल दें कि हम अपने कर्ज नहीं चुका सकते, या फिर कोई ऐसा कदम उठाए जो देश की इज्जत और अर्थव्यवस्था दोनों को बचा सके। और यहीं पर लिया गया वो फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। भारत ने अपना 67 टन सोना विदेश भेज दिया, उसे गिरवी रखा ताकि बदले में तुरंत डॉलर मिल सके और देश की आर्थिक सांस चलती रहे। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा सोना नहीं था, ये वही सोना था जो देश की इमरजेंसी रिजर्व की तरह रखा जाता है, आखिरी सहारा। और जब वही सहारा भी इस्तेमाल करना पड़े तो समझ लीजिए हालत कितनी गंभीर थी। उस समय देश के लोग ये खबर सुनकर शॉक में थे। क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया कि सोना तक गिरवी रखना पड़ गया? लेकिन सच यही था कि अगर वो फैसला नहीं लिया जाता तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्रैश हो जाती। उस वक्त एक और बड़ा कारण था, गल्फ वॉर की वजह से तेल के दाम अचानक बढ़ गए थे। भारत का आयात बिल बढ़ गया, ऊपर से रुपए की वैल्यू गिर रही थी और विदेशी निवेश लगभग रुक चुका था, यानी चारों तरफ से दबाव ही दबाव। अब सरकार ने सोना गिरवी रखकर जो पैसा लिया था उससे तुरंत राहत मिली, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी इलाज था, जैसे किसी बीमार को ऑक्सीजन लगा दी जाए ताकि वो उस समय और जिंदा रह सके। असली इलाज अभी बाकी था और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव, जिसे हम आज 1991 के आर्थिक सुधार के नाम से जानते हैं। उस समय सरकार ने ये समझ लिया कि अगर सिस्टम को नहीं बदला तो ये संकट बार बार आएगा, इसलिए लाइसेंस राज खत्म किया गया। मतलब पहले हर छोटी बड़ी चीज के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, जो बिजनेस को धीमा और भ्रष्ट बनाती थी। अब धीरे धीरे बाजार को खोला गया, विदेशी कंपनियों को आने की इजाजत दी गई, प्राइवेट सेक्टर को ताकत मिली और भारत की अर्थव्यवस्था ने एक नई दिशा पकड़ ली। ये वही मोड़ था जिसने भारत को बंद अर्थव्यवस्था से खुली और ग्लोबल इकोनॉमी में बदल दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? ये कि कोई भी देश चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी आर्थिक नींव कमजोर हो जाती है तो उसे अपने सबसे कीमती संसाधन तक गिरवी रखने पड़ सकते हैं। और यही डर आज भी लोगों के मन में बैठा हुआ है कि क्या कभी फिर ऐसा समय आ सकता है? क्या भारत फिर से ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे अपना सोना गिरवी रखना पड़े? क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि संकट अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए 1991 सिर्फ एक साल नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसा आईना जिसमें आज का भारत खुद को देखकर ये समझ सकता है कि अगर गलती दोहराई तो कहानी फिर से रिपीट हो सकती है। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है अगले चैप्टर की तरफ। क्या आज का भारत उतना मजबूत है कि 1991 जैसा संकट दोबारा कभी ना आए, या फिर हालात बदलते ही इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है? दोस्तों, क्या फिर आएगा वैसा संकट? देखिए, आज का भारत 1991 वाला भारत नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कोई भी अर्थव्यवस्था फुल प्रूफ नहीं होती। आज भारत के पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है,
मजबूत बैंकिंग सिस्टम है, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है और दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने की रेस में खड़ा है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, असली कहानी इसके पीछे छुपे रिस्क में। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आपके पास बैंक में अच्छा खासा बैलेंस हो, नौकरी ठीक हो, लेकिन अगर अचानक खर्च बहुत तेजी से बढ़ जाए, इनकम रुक जाए और उधार देने वाले भी मुंह मोड़ ले तो क्या होगा? यही चीज देश के साथ भी लागू होती है। भारत आज तेल पर काफी हद तक निर्भर है। अगर अचानक इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे किसी बड़े युद्ध जो कि ऑलरेडी चल रहा है, तो भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ेगा और जब आयात बढ़ेगा तो डॉलर की जरूरत भी बढ़ेगी और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए पर दबाव आएगा, रुपया कमजोर होगा और इसका सीधा असर पड़ेगा महंगाई पर। पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट, हर चीज महंगी होने लगी। अब यहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। महंगाई बढ़ी तो आम आदमी की जेब पर असर, खर्च कम होगा, बिजनेस स्लो होंगे, ग्रोथ पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FII या FDI कहते हैं, अगर वो किसी वजह से भारत से पैसा निकालने लगते हैं, जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़े जाएं या ग्लोबल संकट और ज़्यादा गहरा जाए, तो डॉलर और तेज़ी से बाहर जाने लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैंक में अचानक से सभी लोग एक साथ पैसा निकालने पहुंच जाए, सिस्टम हिल जाएगा। अब तीसरा बड़ा खतरा है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी हम जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसे कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी पैसा नहीं आए, तो फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो सकती है। डॉलर की कमी, रुपए पर दबाव और फॉरेक्स रिजर्व का तेजी से गिरना। लेकिन आप कहेंगे, भाई आज तो भारत के पास बड़ा रिजर्व है, फिर डर किस बात का? डर इस बात का है कि संकट कभी एक वजह से नहीं आता, वो कई वजहों से एक साथ आने से होता है। मान लीजिए एक तरफ तेल महंगा हो गया, दूसरी तरफ विदेशी निवेशक पैसा निकालने लगे, तीसरी तरफ एक्सपोर्ट कम हो गया और ऊपर से कोई घरेलू पॉलिसी गलत हो गई, तो ये चारों चीजें मिलकर बड़ा झटका दे सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज भारत के पास बफर है, मतलब कुछ समय तक झेलने की ताकत। लेकिन अगर समस्या लंबी चली तो ये बफर भी खत्म हो सकता है। अब एक और चीज समझिए, आज की दुनिया 1991 से कहीं ज़्यादा जुड़ी हुई। तब भारत की इकोनॉमी काफ़ी हद तक बंद थी, इसलिए असर सीमित था। लेकिन आज अगर अमेरिका, चीन या यूरोप में कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ता है। जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, भारत ने उसे झेला, लेकिन उस समय भी असर पड़ा था। अब अगर उससे भी बड़ा कोई ग्लोबल शॉक आता है तो भारत पूरी तरह अलग नहीं रह सकता। और आज के टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पहले से ही चल रहा था, मिडल ईस्ट टेंशन अलग से शुरू हो गई, चीन अमेरिका ट्रेड वॉर, ये सब सिर्फ खबरें नहीं, ये सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अभी जिस तरह के युद्ध के हालात हैं, उम्मीद की जा रही है कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन अगर सीज फायर नहीं होता तो सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट सकती है। गैस और तेल की सप्लाई पूरी तरह से रुक सकती है, तो भारत जैसे देश पर दबाव बढ़ना तय है। अब यहाँ एक पॉजिटिव बात भी है, भारत ने 1991 के बाद बहुत कुछ सीखा है। आज सरकार के पास कई टूल्स हैं। रिजर्व बैंक ब्याज दरें बदल सकता है, सरकार आयात निर्यात नीति बदल सकती है, फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत पड़े तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से मदद ली जा सकती है। यानी अब भारत के पास रिएक्ट करने की क्षमता है जो 1991 में लगभग नहीं थी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ टूल्स होने से संकट टल जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर होता है फैसले। अगर सही समय पर सही फैसला लिया गया तो संकट टल सकता है, लेकिन अगर देरी हुई या गलत कदम उठाया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर लोगों और निवेशकों को भरोसा है कि देश सही दिशा में जा रहा है तो वो साथ देते हैं, लेकिन अगर भरोसा हिल गया तो पैसा निकालने में देरी नहीं करते। अब इसे एक लाइन में समझिए, 1991 में भारत के पास विकल्प नहीं थे, आज विकल्प है, लेकिन रिस्क आज भी है। फर्क बस इतना है कि पहले हम कमजोर थे और आज हम तैयार हैं। लेकिन अगर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े तो कोई भी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इसलिए 1991 का संकट सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित नहीं रखा, खर्च और कमाई के बीच संतुलन बिगड़ गया और ग्लोबल हालात हमारे खिलाफ हो गए, तो दबाव फिर से बन सकता है। हाँ, आज की तारीख में 1991 जैसा एकदम क्रैश होने के चांस बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता दबाव अगर समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो बड़ा संकट बन सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। क्योंकि संकट तब आता है जब हम उसे हल्के में लेने लगते हैं, और अगर हमने इतिहास से सबक नहीं लिया तो इतिहास खुद को दोहराने से ज़्यादा समय नहीं लगाता। और दोस्तों, जिस तरह के हालात मिडल ईस्ट को लेकर चल रहे हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध बना हुआ है, फिलहाल सीज फायर ज़रूर हुआ है,
कोशिश है कि किसी तरह से ये युद्ध टल जाए और हॉर्मुज के जो हालात है वो सभी को पता है कि तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से अब बंद हो चुकी है और अगर ये लंबे समय तक हालात ऐसे ही बने रहे तो आप समझिए कि सीधा असर न केवल देश की अर्थव्यवस्था बल्कि आम आदमी की जेब और पूरे के पूरे सिस्टम पर भी पड़ेगा। अभी भी हम हालात देख रहे हैं कि तेल और गैस की सप्लाई की कमी की वजह से लोगों को गैस नहीं मिल पा रही, खास तौर से जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे शहरों या राज्यों से दूसरी जगह आकर काम कर रहे हैं उन्हें वापस पलायन करना पड़ रहा है। तो स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। ऐसे में सभी की नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि हॉर्मुज पर हालात कब सामान्य होंगे, क्योंकि अगर ये हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे और ईरान और अमेरिका के बीच सुलह नहीं हुई तो आप समझिए कि आने वाला खतरा और कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल के हालात पर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए, यहाँ निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं।